वेलकम टू लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। इस वीडियो के अंदर हम टेंडर ऑफ पैरडान टू कंप्लायंस पढ़ेंगे। ये सीआरपीसी के अंदर आता है। ठीक है, इस टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं। अ पर्सन मीन्स फ्रीइंग अ पर्सन फ्रॉम एनी पनिशमेंट नाउ और इन फ्यूचर। पैरडान का मतलब है किसी को माफ़ करना। ठीक है, यानी कि मिसाल के तौर पे इस इंसान ने कोई मर्डर कमिट किया या कोई भी गलत काम किया, लेकिन इस इंसान को कोई बड़ी अथॉरिटी में होता है किंग, या कोई भी ऐसा बंदा जिसके पास बहुत पावर होती है किसी भी क्रिमिनल को माफ़ करने की। जब ये अथॉरिटी जब किसी इंसान को माफ़ कर देती जिसने कोई क्राइम कमिट किया है, ऐसी सिचुएशन पे वो जो इंसान है वो रिहा हो जाता है जेल से, वो निकल जाता है, उसकी पनिशमेंट भी कम हो जाती है। यानी कि उसकी जो भी फ्यूचर पनिशमेंट्स हैं वो सारी की सारी कैंसिल हो जाएंगी। इस चीज़ को हम कहते हैं पैरडॉन। ठीक है, पैरडॉन का मतलब है माफ़ कर देना। Under Section 337 and 338, the Criminal Procedure Code, a pardon can be given to someone accused of a crime if they agreed to provide evidence against others involved in the क्राइम। ठीक है, अब यहाँ पे बात अलग है और यहाँ पे बात अलग है। आप इस लाइन को इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, बेसिकली जो पहली लाइन है ना, पहली लाइन में आपको सिर्फ बताया जा रहा है कि पैरडॉन का क्या मतलब है। पैरडॉन का मतलब है किसी को माफ़ कर देना अगर उसने कोई क्राइम कमिट किया था। ठीक है, लेकिन जो ये दूसरी लाइन है यहाँ से यहाँ तक, जिसमें दो सेक्शंस लिखे हुए हैं, ये जो दो सेक्शंस हैं सीआरपीसी के, ये सीआरपीसी के सेक्शंस बेसिकली सिर्फ पैरडॉन को और टेंडर को डील नहीं करते, बल्कि इसमें कंप्लायंस भी आ जाता है। ठीक है, टेंडर और पैरडॉन सेम मतलब है। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन अगर इनके साथ अगर कंप्लायंस आ जाए तो उसका मतलब ये है कि जो क्रिमिनल है उसको बड़ी अथॉरिटी, चाहे वो किंग है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, या कोई भी बड़ी अथॉरिटी है, ठीक है, वो इस बंदे से कहती है कि भाई जो भी तुम्हारे साथी थे जिनकी मदद से तुमने क्राइम कमिट किया, उन साथियों के अगर तुम नाम हमें बता दो तो तुम्हें हम माफ़ कर देंगे, यानी कि तुम्हें हम पैरडॉन कर देंगे। इस चीज़ को हम कहते हैं कंप्लायंस के साथ पैरडॉन किया जा रहा है। ठीक है, अब आपको समझ आई। यानी कि अगर हम इन सेक्शंस को देखें तो इन सेक्शंस में ये बताया जा रहा है कि क्रिमिनल को बड़ी अथॉरिटी ये कहती है कि अगर तुम अपने साथियों का नाम हमें बता दो, उनको रिवील कर दो, उनके खिलाफ हमें एविडेंस दे दो, तो हम तुम्हें फ्यूचर के पनिशमेंट से बचा लेंगे। तुम्हें जिस केस पे तुम फंसे हो इसे तुम्हें हम रिहा कर देंगे। ठीक है, समझ आ गई? यही बात यहाँ पे बताई जा रही है। अगली लाइन में लिखा है दिस इज़ लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द स्टेट एंड द पर्सन। यानी कि जिस इंसान के साथ जिस इंसान ने क्राइम कमिट किया है ना, उसको स्टेट यानी कि जो बड़ी अथॉरिटी है कहती है कि तुम अगर ये डील कर लोगे, दूसरे लोगों को फंसा दोगे और एविडेंस दे दोगे जिससे तुम्हारे साथ क्राइम कमिट किया है, तो हम तुम्हें रिहा कर देंगे। यानी कि ये जो बंदा है इसको कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही फंसाया जाता है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टीज होती है ना, एक पार्टी को फ़ायदा मिलता है दूसरी पार्टी, मिसाल के तौर पे सेल परचेज का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो बिल्कुल वैसे ही एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही बात होती है कंप्लायंस के अंदर। ठीक है, यानी कि एक क्रिमिनल को जो स्टेट है कहती है भाई अगर तुम हमें एविडेंस दे दो दूसरी पार्टी के खिलाफ, तुम्हें जो कुछ पता है हमें बता दो, तो हम तुम्हें तुम्हारी सज़ा माफ़ कर देंगे। ठीक है, ये बातें यहाँ लिखी हैं। इफ़ समवन confesses to a crime and agrees to testify against their co-accused, they are known as a compliance or approver. Basically को-अप्रूव का मतलब, को-अक्यूज का मतलब है कि इसके साथ मिल के जिसने क्राइम कमिट किया। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने 3-4 बंदे बना रही हूँ। ठीक है, ये जो बंदा यहाँ पे खड़ा है ना, यहाँ पे इसके साथ ये बंदा भी मिला हुआ था, ये भी मिला हुआ था, ये भी मिला था, इन सारों ने मिल के क्राइम कमिट किया, लेकिन पुलिस के हाथ में सिर्फ ये आया था। तो कंप्लायंस करने से क्या हुआ कि ये जो बंदा है इन सारों के खिलाफ भी एविडेंस देगा कि इन लोगों ने भी क्राइम कमिट किया। इससे क्या होगा कि ये वाला बंदा जेल से रिहा हो जाएगा, इसकी जगह ये वाले बंदे फंस जाएंगे। समझ आ रही है? तो ये सारी चीज़ें हो रही है। यानी कि इसके जो को एक्यूज हैं, यानी कि इसके जो साथी हैं जिन्होंने क्राइम कमिट किया था, उनके खिलाफ ये गवाही देगा, टेस्टिफाई करेगा। इस चीज़ को हम कहते हैं कंप्लायंस करना या अप्रूवर करना। ठीक है, एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कंप्लायंस का सवाल है, एग्जाम में आपसे अप्रूवर का सवाल भी आ सकता है। यानी कि एग्जाम में इससे भी आ सकता है ट्रेडॉन, क्या लिखा हुआ था ऊपर, टेंडर। आपको इससे सवाल आएगा टेंडर ऑफ अप्रूवर, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कौन सा सवाल है। समझ जाएगा कि ये कंप्लायंस का सवाल है। टेंडर भी आ सकता है या इस तरह से भी आ जाएगा पैरडॉन ऑफ अप्रूवर।
डिफाइन इट, इस तरह से भी आ सकता है। तो समझ जाएगा कि आपने ये सारा कुछ उसमें कंप्लायंस के बारे में ही उठा के लिख देना है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे मूव ऑन करते हैं। इसमें आपने वही सेक्शन जो यहाँ पे उठा लिखे हुए थे इंट्रोडक्शन में, वही सेक्शन आपने इसके रेलेवेंट सेक्शन में डाल देना है कि इसमें जो रेलेवेंट सेक्शन है वो सेक्शन 337 और 339 है। और इसमें आर्टिकल 16 और आर्टिकल 129B कानून शहादत का भी इन्वॉल्व होता है। यानी कि अगर आप में से कोई भी कानून शहादत का टॉपिक पढ़ा, यानी कि QSO, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम QSO भी कहते हैं या लॉ ऑफ एविडेंस भी कहते हैं, इसके अंदर भी आपको पैरडॉन ऑफ कंप्लायंस भी आएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे अगर इसमें भी आ रहा है तो क्या करना चाहिए। अगर इसमें भी आ रहा है तो आपने इसके अंदर भी सारा कुछ सेम टू सेम यही उठा के लिख देना है। जितना कुछ यहाँ पे लिखा है CRPC के जितने नोट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं सेम आपने QSO में भी लिख देने हैं। ठीक हो गया। इसका ये फ़ायदा है कि आपको एक ही आंसर तैयार करना होगा और दोनों बुक्स के अंदर वो आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर मूव ऑन करते हैं। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि भाई अगर कानून शहादत में आ गया तो वहाँ पे क्या हमें CRPC की भी आर्टिकल्स लिखने की ज़रूरत है या नहीं। ज़ाहिरी बात है, अगर कानून शहादत के अंदर आया तब भी आपने उसके अंदर CRPC के सेक्शंस डालने हैं। अगर सिर्फ CRPC के अंदर ये टॉपिक आया है, पेपर में आया, तो उसमें आपने QSO को भी डालना है। ठीक है, दोनों में डालना है। अगली हेडिंग है मीनिंग ऑफ अ कंप्लायंस का। इसमें आपने अ कंप्लायंस को अलग से डिफाइन करना है और अप्रूवर को अलग से डिफाइन करना है। ठीक है, अ कंप्लायंस and a compliance is someone who is directly or indirectly involved in a crime. They are guilty partner in the criminal act. तो बेसिकली यहाँ पे क्या ये रहे हैं कि जो कंप्लायंस है ये वो बंदा होता है जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे क्या ये रहे हैं कि ये बंदा एक नहीं हो सकता क्राइम के अंदर इन्वॉल्व, इसके साथ और भी साथी होंगे। तो इसका मतलब है या तो ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। ठीक है, दे आर गिल्टी पार्टनर इन दी क्रिमिनल एक्ट, यानी कि ये सिर्फ एक बंदा नहीं होगा, कंप्लायंस में और भी लोग इन्वॉल्व होते हैं। ये बात यहाँ पे लिखी जा रही है, यानी कि एक बंदा नहीं होंगे, इसके साथ और पार्टनर्स भी होंगे। अप्रूवर में क्या होता है, आफ्टर कंप्लायंस इज गारंटेड एज पैरडॉन दे बिकम एन अप्रूवर, यानी कि जिस बंदे को कंप्लायंस बनाया जा रहा है, यानी कि जिस बंदे को कहा जा रहा है कि तुम अपने साथियों के खिलाफ गवाही दे दो, जैसे ये मान जाता है कि मैं अपने साथियों के खिलाफ गवाही दे दूँगा और उनको फंसा दूँगा, जैसे मान जाएगा तो इस बंदे का नाम कंप्लायंस की जगह अप्रूवर बन जाएगा। ठीक है, मीनिंग दे कन्फेस देयर इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम एंड टेस्टिफाई अगेंस्ट अदर इन्वॉल्व, यानी कि ये जो बंदा है जिसको स्टेट कहेगी या बड़ी अथॉरिटी कहेगी कि तुम इस चीज़ को मानते हो कि तुमने जुर्म किया, वो कहेगा हाँ मैं मानता हूँ, और साथ में वो ये भी कह देता है कि मेरे साथ और भी लोग इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ गवाही देता है और एविडेंस देता है। तो इस इंसान को हम कहेंगे अप्रूवर, क्योंकि इसने एक तो इस चीज़ को मान लिया कि इसने अपने आप को इस क्राइम में इन्वॉल्व किया, साथ में इसने अपने साथियों के खिलाफ भी गवाही दे दी है। टेस्टिफाई का मतलब है गवाही देना। नेक्स्ट हेडिंग पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गारंटिंग अ पैरडॉन, यानी कि पैरडॉन कैसे दिया जाता है, इनको माफ़ कैसे किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे वही बात लिखी जा रही है। द पर्पज ऑफ गारंटिंग अ पैरडॉन इज टू ऑब्टेन ट्रूथफुल एविडेंस अबाउट अ क्राइम, यानी कि अगर किसी इंसान को मिसाल के तौर पर ज़रूरी तो नहीं है कि जो बंदा है जिसको स्टेट ने पकड़ के रखा है शायद ये क्रिमिनल ना हो, शायद ये कोई इनोसेंट बंदा हो। ठीक है, और इसको दूसरी साथियों ने फंसा दिया हो, जिन्होंने ये वो लोग हैं जिन्होंने क्राइम कमिट किया था, लेकिन इन दोनों ने इस बेचारे को फंसा दिया। तो स्टेट क्या करेगी, इसको कहेगी कि अगर तुम इन लोगों का नाम हमें बता दोगे तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। ठीक है, एक ये तरीका भी होता है सही क्रिमिनल्स को फाइंड करने का। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर ये बंदा वाकई में क्रिमिनल है तब भी स्टेट इसको कहेगी कि भाई हम तुम्हारी सज़ा माफ़ कर देंगे या कम कर देंगे अगर तुम दूसरे साथियों का नाम भी बता दो। तब क्या होगा कि इसके साथ साथ बाकी लोग भी पकड़े जाएंगे ताकि मुल्क के अंदर मज़ीद क्राइम्स ना हो। तो दो वजूहात से पैरडॉन दिया जाता है। एक वजह ये होती है कि या तो ये बंदा इनोसेंट है, इसको फंसाया जा रहा है और वो दूसरे लोगों का नाम हमारे सामने ले आए, एक तो ये वजह होती है। दूसरी वजह ये होती है शायद ये बंदा भी क्रिमिनल हो लेकिन इसके साथ जो बाकी के क्रिमिनल्स हैं वो भी पकड़े जाएं, इसलिए भी पैरडॉन दिया जाता है इनको, यानी कि इनको माफ़ किया जाता है, लेकिन इसी शर्त पे कि वो दूसरी पार्टीज़ के यानी दूसरे लोगों का भी हमें नाम बताए ताकि हम उनको भी पकड़ लें। दिस हेल्प्स इंश्योर दैट क्रिमिनल्स डू नॉट एस्केप पनिशमेंट ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, यानी कि ये जो बंदे हैं ये जो सोच रहे हैं ना कि भाई हम तो आज़ाद हैं, हमारा साथी पकड़ा गया है, तो ये लोग भी पनिशमेंट के अंडर आ जाए, इनको भी पुलिस कैप्चर कर ले, पकड़ ले, क्योंकि इन्होंने भी क्राइम कमिट किया था लेकिन पकड़े नहीं गए। तो इससे क्या होगा कि जिस बंदे को स्टेट ने कहा ना कि भाई तुम अगर हमें इनका नाम बता दो, इनके खिलाफ एविडेंस दे दो तो तुम्हारी पनिशमेंट कम हो जाएगी, इससे क्या होगा कि ये बंदा जो है रिहा तो हो जाएगा लेकिन
पुलिस की चेक में तो रहेगा, लेकिन ये जो ये बंदे हैं जो पुलिस की नज़र में भी नहीं थे, इन पे भी चेक होगा, ये भी कंट्रोल में आ जाएंगे, जेल में बंद हो जाएंगे, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि फ्यूचर में कोई क्राइम कमिट इनके थ्रू नहीं होगा। ये चीज़ होती है रीजंस फॉर मेकिंग एन कंप्लायंस। तो अब कंप्लायंस करने की क्या रीजंस हैं, क्यों स्टेट ये चीज़ करती है, अब इसके रीजंस हम पढ़ लेते हैं। एन कंप्लायंस इज़ मेड फॉर सेवरल रीजन, यानी कि जो कंप्लायंस है इसको करने की बहुत सी वजूहत होती हैं। यहाँ पे 7 पॉइंट्स लिखे हैं, हम इनको पढ़ते हैं। टू गेट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्राइम, कंप्लाइंस करने का वजह ये होती है कि मिसाल के तौर पे एक बंदा है ना, उसने कोई क्राइम कमिट किया और वो क्राइम के बारे में बता नहीं रहा, तो स्टेट इसको लालच देगी कि हम तुम्हारे जेल की सज़ा कम कर देंगे अगर तुम अपने बाकी के बंदों के बारे में बताओ या फिर उस क्राइम की सारी डिटेल्स हमें बताओ। तो ये बंदा खुश हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन पर ये बंदा कंप्लाइंस की वजह से क्राइम की सारी डिटेल दे देता है टू आइडेंटिफाई द रियल कल्प्रिट, और ये बंदा जो है मान जाता है सही वाले क्रिमिनल को ढूंढने के लिए। थर्ड पॉइंट ये है टू अनकवर द ट्रूथ फैक्ट्स एंड एविडेंस, और अगर ये बंदा मान जाए ना तो ये बंदा जो है एक्चुअल सही वाला क्रिमिनल भी बता देता है कि भाई मैं नहीं था, मेरी जगह दूसरे बंदे ने क्रिमिनल कमिट किया, मैं फंस गया था इसमें, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इसका ये है टू क्रिएट डायरेक्ट एविडेंस व्हेन नॉन एग्जिस्ट। नॉन एग्जिस्ट का मतलब ये है कि ये बंदा खुद ही डायरेक्ट एविडेंस बन जाता है, यानी कि ये खुद ही कह देता है कि हाँ मैंने इसको देखा था, फलां बंदे को, इसने क्राइम कमिट किया और इसके खिलाफ मेरे पास ये एविडेंस है, यानी कि ये खुद ही एज अ डायरेक्ट एविडेंस भी बन जाता है अगर ये कंप्लायंस के लिए मान जाए तो। टू इंश्योर दैट द मेन एक्यूज इज पनिश सिवियरली, तो इससे क्या होता है कि अगर ये बंदा मान जाए ना कंप्लायंस की चक्कर में, तो इससे क्या होगा कि ये सही वाले क्रिमिनल का नेम दे देगा। इससे क्या होगा कि जो स्टेट है, जो बड़ी अथॉरिटीज़ हैं, वो सही वाले क्रिमिनल को पनिशमेंट करे देगी, ना कि इनोसेंट को। टू अचीव जस्टिस स्पेशली व्हेन एविडेंस इज इनसफिशिएंट और वीक, यानी कि अगर कंप्लायंस नहीं करेंगे ना स्टेट, तो स्टेट के पास एविडेंस नहीं आएगा। तो कंप्लायंस करने से क्या होगा कि स्टेट के पास सही वाला एविडेंस आ जाएगा, यानी कि ये बंदा जब मान जाएगा तो ये स्टेट को सारा कुछ सच सच बता देगा, एविडेंस सारा का सारा दे देगा। 7th पॉइंट है टू स्ट्रेटन द केस एंड इंश्योर द रियल क्रिमिनल्स आर पनिश्ड। तो इस पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट पे ये लिखा है टू स्ट्रेटन द केस एंड इंश्योर द रियल क्रिमिनल्स आर पनिश्ड। का मतलब ये है कि जब ये बंदा मान जाएगा, इससे क्या होगा कि सही वाले क्रिमिनल का हमें नहीं बता देगा। इससे क्या होगा, जो केस है वो स्ट्रेथन हो जाएगा, यानी कि केस स्ट्रांग हो जाएगा और लोगों को पता चल जाएगा हाँ भाई सही वाला क्रिमिनल कौन है, और ये साथ में एविडेंस भी सारे दे देगा। तो ये वजूहत होती हैं कंप्लायंस करने की, इनको लालच देने की कि भाई हम तुम्हें माफ़ कर देंगे अगर तुम हमें सारा कुछ सच सच बता दो या एविडेंस दे दो या सही वाले क्रिमिनल का बता दो। नेक्स्ट पॉइंट मूव ऑन करते हैं, रिकॉर्डिंग reasons for making compliance. It is not necessary to record the reasons for making someone in a compliance before granting a pardon. Not doing so is considered a minor error that doesn't affect the legal process. यहाँ पे इस पॉइंट पे लिखा है कि भाई कि जिस इंसान को भी आप कंप्लायंस देते हो ना, उसको पैरडॉन पहले नहीं देना चाहिए, यानी कि पैरडॉन आपको उसको पहले रिहा नहीं करो, बल्कि उससे कंप्लायंस पहले ले लो। कंप्लायंस का मतलब है पहले उससे गवाही ले लो, उससे सारे एविडेंस ले लो, सारे कुछ निकालो उसकी पेट से, फिर उसको रिहा करो। समझ आ रही है, ये बातें यहाँ लिखी हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं, ऑफेंसेस फॉर विच अ पैरडॉन कैन बी ग्रांटेड। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि किन किन ऑफेंसेस पे, किन किन क्राइम्स पे माफ़ी दी जा सकती है, पैरडॉन दी जा सकता है, वो हमें सेक्शन 337 में बताया जा रहा है। अंडर सेक्शन 337 अ पैरडॉन कैन बी ग्रांटेड फॉर नंबर 1 ऑफेंसेस ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन और द हाई कोर्ट, यानी कि ऐसे ऑफेंसेस जिसमें कोर्ट ऑफ सेशन ने कोई डिसीजन दिया है या कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट जो है किसी केस पे कोई डिसीजन दे रही है, ऐसे केसेस पे जो है आप पैरडॉन दे सकते हो। उसके अलावा सेकेंड पॉइंट, ऑफेंसेस पनिशेबल बाय 7 years ऑफ पनिशमेंट, और जिन लोगों को 7 years की पनिशमेंट मिल चुकी है या जिन लोगों पे 7 years का डिसीजन दे दिया कि भाई इस बंदे को 7 साल तक जो है जेल होगी, ऐसे केसेस पे या ऐसे डिसीजन पे भी आप पैरडॉन दे सकते हो। थर्ड पॉइंट इज स्पेसिफिक ऑफेंसेस लिस्टेड इन द पाकिस्तान पैनल कोड दैट इन्वॉल्व सीवियर पनिशमेंट, और जो पाकिस्तान का पैनल कोड यानी कि जो PPC है हमारा, उसके अंदर कुछ ऐसे पेनल्टीज़ हैं या पनिशमेंट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सवीर हैं। जो पनिशमेंट बहुत ज़्यादा सवीर होती हैं पाकिस्तान पैनल कोड के अंदर, उन पनिशमेंट के ऊपर भी आप पैरडॉन दे सकते हो। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं, हु कैन ग्रांट अ पैरडॉन, यानी कि पैरडॉन जो है कौन दे सकता है, उसके बारे में आपने बताना है। अ पैरडॉन कैन बी ग्रांटेड बाय अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल विद द कंसेंट ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वो इस केस की सारी इन्वेस्टिगेशन करके, इंक्वायरी करके और ट्रायल करके
जो है पैडॉन दे सकता है, लेकिन पैडॉन देने से पहले इस मैजिस्ट्रेट को प्रोविजनल गवर्नमेंट की अप्रूवल की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हो गया। दूसरा बंदा कौन है? दी हाई कोर्ट और दी कोर्ट ऑफ सेशन कंडक्टिंग दी ट्रायल, यानी कि जो हाई कोर्ट है और जो सेशन कोर्ट है वो भी ट्रायल करते वक्त यानी कि केस करते वक्त या केस के दौरान भी पैडॉन दे सकते हैं। ठीक है, ये दो अथॉरिटीज़ दे सकती हैं, 2-3। ठीक है। फॉर सीरियस क्राइम्स लाइक मर्डर द पैडॉन रिक्वायर्स द परमिशन ऑफ विक्टिम्स हेयर्स, यानी कि जिस इंसान ने किसी का अगर मर्डर कर दिया है या मर्डर का कोई केस आ गया है, ऐसे सिचुएशन पे आपको विक्टिम्स के हेयर्स से परमिशन लेना चाहिए। विक्टिम्स के हेयर्स या हायर्स वो लोग होते हैं, उर्दू में बताते हैं, विक्टिम्स के हेयर्स होते हैं वारिस, यानी कि जिस इंसान को मर्डर किया गया है ना, उस इंसान के जो वारिस हैं उनके वारिस से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी पैडॉन करने के लिए, यानी कि माफ़ी देने के लिए। ठीक है, ये बात यहाँ लिखी है। यूज़ ऑफ पावर ऑफ पैडॉन, यानी कि हम पावर ऑफ पैडॉन को कहाँ यूज़ कर सकते हैं और किस लिए यूज़ कर सकते हैं। द पावर टू ग्रांट अ पैडॉन शुड बी यूज केयरफुली एंड बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस, यानी कि जो पैडॉन की पावर है इसको एहतियात से और केयरफुली यूज़ करनी चाहिए, बेवजह नहीं यूज़ करनी चाहिए, और तब यूज़ करनी चाहिए जब जजेस को लगे कि भाई फैक्ट्स जो केस के हैं उसमें एविडेंस हमें सही से नहीं मिल रहा, या जजेस को लग रहा है कि भाई जिस बंदे को हमने कैप्चर किया ये सही बंदा नहीं है, कोई और बंदा क्रिमिनल है। ऐसी सिचुएशन पे ही आप पैडॉन दे सकते हो, वरना बेवजह नहीं दे सकते। द मैजिस्ट्रेट मस्ट एक्सरसाइज दिस पावर वाइज, यानी कि जो मैजिस्ट्रेट है उसको इस पैडॉन की पावर को बहुत सही से यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज ऑलरेडी सफिशिएंट एविडेंस सच एज मल्टीपल आई विटनेसेस और कन्फेशंस, अ पैडॉन मे नॉट बी नेसेसरी। यहाँ पे एग्जाम्पल दी जा रही है कि ऑलरेडी बहुत से एविडेंस मौजूद हैं, ठीक है, उस बंदे के खिलाफ, और बहुत से आई विटनेसेस भी मौजूद हैं, बहुत से लोग इस बंदे के खिलाफ कन्फेस करें कि इसने मर्डर कमिट किया है। तो ऐसी सिचुएशन पे आप पैडॉन नहीं दे सकते। पैडॉन सिर्फ तभी दे सकता है मैजिस्ट्रेट जब मैजिस्ट्रेट को लग जाए कि भाई कोई आई विटनेस भी नहीं था, ना ही कोई बंदा कन्फेस करा है कि इस बंदे ने मर्डर कमिट किया है, और ना ही कोई एविडेंस मौजूद है। ऐसी सिचुएशन पे आप सिर्फ पैडॉन दे सकते हो, वरना बेवजह नहीं। व्हेन कैन अ पैडॉन बी ग्रांटेड? अ पैडॉन कैन बी ग्रांटेड ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, यानी कि जब इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, इंक्वायरी और ट्रायल, उसी दौरान ही पैडॉन दिया जा सकता है। द हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट कैन ऑल्सो डायरेक्ट द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट टू ग्रांट अ पैडॉन बिफोर जजमेंट ऑफ इशू, यानी कि जो हाई कोर्ट है और जो सेशन कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट का जो मैजिस्ट्रेट है ना उसको कह सकती हैं कि भाई फ़लाँ बंदे को आप पैडॉन कर दो। ठीक है, ये बात लिखिए यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ लॉ रिगार्डिंग ग्रांटिंग अ पैडॉन, यानी कि जो लॉ है वो हमें क्या बताती है पैडॉन के ऊपर, इसके बारे में हम पढ़ लेंगे। अ पैडॉन कैन बी ग्रांटेड ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन इन इंक्वायरी ट्रायल अंडर सेक्शन 337, ड्यूरिंग अ ट्रायल अंडर सेक्शन 338, यानी कि जो हमारा लॉ है ना सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 337 और 338 में ये बताया जा रहा है कि आप पैडॉन इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी दे सकते हो, इंक्वायरी के दौरान भी दे सकते हो, ट्रायल के दौरान भी दे सकते हो, और 338 के मुताबिक आप ट्रायल के दौरान भी पैडॉन दे सकते हो। तो ये चीज़ें हमें यहाँ लिखी मिली है। नेक्स्ट पॉइंट में मूव ऑन करते हैं। ग्रांटिंग का पैडॉन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, सेक्शन 337 आ जाता है। इसमें हमारे पास आई थिंक 3 हेडिंग्स आ जाती है। ठीक है, इसमें हमारे पास 3 हेडिंग आती है। पहली हेडिंग है अथॉरिटी की, ओनली द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रोसिक्यूशन इन द डिस्ट्रिक्ट कैन ग्रांट अ पैडॉन अंडर दिस सेक्शन। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि सेक्शन 33 के अंडर जो है पैडॉन आप किस तरह से इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल और इंक्वायरी के अंदर दे सकते हो। तो उसके अंदर पहली हेडिंग आती है अथॉरिटी की। अथॉरिटी में ये बताया जा रहा है कि सिर्फ ऑफिसर इंचार्ज, यानी कि जो ऑफिस उस वक्त इंचार्ज है उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वही पैडॉन दे सकते, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो मैजिस्ट्रेट मौजूद है ना उस वक्त, वही पैडॉन दे सकता है। ऐसा नहीं जो मैजिस्ट्रेट घर में बैठा हुआ है और जो कोर्ट में है घर वाला पैडॉन देगा, ऐसा नहीं होगा। जो उस वक्त ड्यूटी पे मौजूद है, जो केस को देख रहा है, वही पैडॉन दे सकता है। दूसरा चीज़ है टाइमिंग। अ पैडॉन कैन बी ग्रांटेड एट एनी स्टेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, यानी कि जो पैडॉन है आप किसी भी वक्त दे सकते हो, यानी कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान दे सकते हो या बाद में भी दे सकते हो। ठीक है, इन सब के। अब अगले हेडिंग है रिक्वायरमेंट, यानी कि क्या रिक्वायरमेंट है पैडॉन करने की। अब रिक्वायरमेंट्स हम देख लेते हैं। नंबर 1 इज़ द इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल मस्ट बी ऑनगोइंग, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल या इंक्वायरी है, जो कुछ भी हो रहा है वो ऑनगोइंग हो। ऐसा ना हो कि सब कुछ हो जाए उसके बाद आप पैडॉन करो, बल्कि उसके दौरान ही होना चाहिए पैडॉन। दूसरा पॉइंट है द क्राइम मस्ट बी वन लिस्टेड इन सेक्शन 333। इस पे लिखा है, ये जा रहा है कि जो क्राइम है ना जिस पे पैडॉन दिया जाएगा वो आप सेक्शन 337 में देखें। सेक्शन 337 जब बताएगा ना कि भाई फ़लाँ क्राइम से आप पैडॉन दे सकते हो, तो उसी हिसाब से आपने पैडॉन करना है। द गिल्ट ऑफ द एक्यूज मस्ट नॉट बी ईजिली प्रूवेबल विदाउट द कंप्लायंस टेस्टिमनी, यानी कि जब जो मैजिस्ट्रेट है ना या जो भी जज है, जब भी किसी भी बंदे को पैडॉन करे तो उसको उस मैजिस्ट्रेट को पता हो कि भाई इस बंदे के खिलाफ जो भी गिल्ट है, यानी कि जो भी इस पर इल्ज़ाम लगे हैं, वो विदाउट अ कंप्लायंस के
इसके ऊपर से हट नहीं सकता। कंप्लायंस का मतलब ये है कि जब तक ये उस बंदे को लालच नहीं देंगे कि तुम में हम रिहा कर रहे हैं, तब तक उस बंदे के खिलाफ, दूसरे बंदे के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने वाला। यानी कि जब ये लोग इसको लालच देंगे कि तुम्हें हम रिहा कर देंगे अगर तुम सही एविडेंस दे दो या दूसरे बंदे का बता दो, उससे क्या होगा कि फिर ये इसके बारे में सही से चीज़ें बता देगा और दूसरे बंदे को बता देगा कि भाई इस बंदे ने क्राइम कमिट किया था, ये तो मासूम है। तो ऐसी सिचुएशन पे मजिस्ट्रेट सही डिसीजन लेगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है इसको सही साबित करने के लिए कोई सबूत ही मौजूद नहीं है। ऐसी सिचुएशन पे इनको कंप्लायंस की हेल्प लेनी पड़ेगी ताकि वो सही वाले बंदे को ढूंढ सकें। तो ऐसी सिचुएशन पे ही आप सिर्फ पैट डाउन दे सकते हो, नहीं तो बेवजह नहीं दे सकते। यानी कि ऑलरेडी एविडेंस मौजूद है और आप फिर भी कंप्लाइंस करो तो गलत बात है। नेक्स्ट पॉइंट इज द कंप्लायंस मस्ट बी विलिंग टू फुली डिस्क्लोज ऑल फैक्ट्स रिलेटेड टू क्राइम। और कह ये रहे हैं कि कंप्लायंस ऐसा होना चाहिए जिसकी मदद से सारे एविडेंस निकल आए, जिसकी वजह से सही वाले बंदे का हमें पता चल जाए। यानी कि आप कंप्लायंस करते हो और फिर भी जो है एविडेंस नहीं निकलता, सही से आपको पता नहीं चलता, फिर वो कंप्लायंस बेकार होता है। ठीक है। प्रोसीजर क्या होता है, किस तरह से आप कंप्लायंस कराते हो। नंबर 1 इज द पैडॉन मस्ट बी ग्रांटेड डायरेक्टली बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रोसिक्यूशन, नॉट थ्रू अ पुलिस ऑफिसर। यानी कि जो मजिस्ट्रेट मौजूद है उस वक्त बैठा हुआ है, उसी की मौजूदगी में, यानी कि जो ऑफिसर है, मजिस्ट्रेट को ही ऑफिसर कहते हैं, ठीक है, उसी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जो उस वक्त केस को देख रहा है वही पैडॉन दे सकता है। पुलिस ऑफिसर नहीं पैडॉन कर सकता, ठीक है, मजिस्ट्रेट कर सकता है। दूसरा पॉइंट है रीजंस फॉर द पैडॉन शुड बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। और जो भी पैडॉन आप करते हो वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि हवा में बात नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर वो बंदा को आप कहते हैं ना कि भाई अगर तुम हमें एविडेंस देते हो या जो कुछ भी करते हो, तो ज़ाहिर बात है वो उस पेपर पे साइन करेगा। एक पेज बना होगा जिसमें सारा कुछ कंप्लाइंस के बारे में लिखा होगा। तो जैसे ही बंदा साइन करेगा ना, तो ये चीज़ें रिकॉर्ड होंगी रिटन फॉर्म में। तो इसलिए यहाँ पे ये बात लिखी जा रही है कि जो कुछ भी आप कंप्लाइंस से रिलेटेड करते हो वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज अ पैडॉन बिकम्स इफेक्टिव वंस एक्सेप्टेड बाय द कंप्लाइंस। यानी कि एक दफ़ा जब वो बंदा एक्सेप्ट कर लेना कि ठीक है मैं दूसरे बंदे के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हूँ, तो उसके बाद ही वो इंसान, वो जो बंदा है ना जो कहता है कि मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ, उस बंदे को फिर आप कंप्लाइंस का नेम दे देते हो। जैसे कि एक लॉयर का क्यों नाम दिया गया, क्योंकि उसने लॉ की स्टडी की है, वो लॉ के केसेस करता है। वैसे ही वो जो बंदा है जो गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है दूसरे बंदे के खिलाफ और अपने लिए भी, तो ऐसा जो इंसान होता है उसको फिर टाइटल दे दिया जाता है कंप्लाइंस का। और वो कंप्लाइंस तभी बनेगा जब वो इस खुद एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मैं तैयार हूँ कंप्लाइंस बनने के लिए। ठीक हो गया। A pardon cannot be granted for crimes like murder without the victim's family's consent। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर मर्डर हो जाए, वो पिछली बातें रिपीट हो रही हैं, अगर मर्डर हो जाए तो ऐसी सिचुएशन पे आपका जो मैजिस्ट्रेट है, कोई भी पावरफुल अथॉरिटी पैराडॉन नहीं दे सकता, माफ़ी नहीं दे सकता। सिर्फ विक्टिम की फैमिली ही माफ़ी दे सकती है, यानी कि जिसका आपने मर्डर किया उसकी फैमिली ही आपको माफ़ी देगी। ठीक है। अ कंप्लायंस मस्ट बी एग्जामिन्ड एज अ विटनेस इन कोर्ट। यानी कि जो कंप्लायंस है ना वो खुद भी एज अ विटनेस जो है उसी कोर्ट में अपने आप को विटनेस बनाएगा। ठीक हो गया। मतलब सेम बात जो ऊपर पड़ी थी वो इन्होंने यहाँ पे रिपीट की है। कहाँ चला गया? अच्छा, अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास कस्टडी ऑफ द अप्रूवर की। ठीक है, तो उसमें लिखा है द अप्रूवर इज ऑन बेल, they must be kept in custody until the trial ends and cannot be released on bail unless the trial is being unreasonably delayed। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिस बंदे को अब कंप्लायंस हमने बनाया है या अप्रूवर बनाया है, पहली बात तो ये इस बंदे के दो नाम हो सकते हैं, कंप्लायंस भी हो सकता है और अप्रूवर भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा बंदा जिसको हमने पुलिस ने कहा है ना, या सॉरी मैजिस्ट्रेट ने कहा है कि तुम उस फलां बंदों के खिलाफ गवाही दे दो, तो ऐसे बंदों को बेल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि चांसेस ज़्यादा हैं कि अगर इस बंदे को बेल दे दी तो चांसेस ज़्यादा हैं कि इस बंदे को वो बंदा मार सकता है जान से जिसके खिलाफ ये गवाही देगा कोर्ट में। तो ऐसी सिचुएशन पे कोर्ट्स को चाहिए कि जब ये बंदा मान जाए ना कंप्लायंस बनने के लिए, अप्रूवल बनने के लिए, तो ऐसे बंदों को बेल नहीं देनी चाहिए तब तक के लिए जब तक कि उसका केस चल रहा है। इनको कोर्ट को चाहिए कि इसको अपने पास रखें, हिफाजत में रखें। Validity of Section 337. It was noted in this 1991 case PLD that the provisions against Islamic injunctions apply to offences punishable with had। यहाँ पे हमारे पास ये बताया जा रहा है कि भाई सेक्शन 337 कितना वैलिड है, आप इस सेक्शन के अकॉर्डिंग इससे हेल्प लेके पैराडाउन दे सकते हो कि नहीं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 1991 का जो केस हुआ था और उस केस का रेफरेंस यहाँ पे लिखा जा रहा है, इस केस के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि आप जो है यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोविजंस अगेंस्ट इस्लामिक इंजंक्शन अप्लाई टू ऑफेंस पनिशेबल विद हद। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो सेक्शन है ये वैलिड है और जो कुछ भी गलत होगा वो पनिशमेंट ऑफ हद के अंदर आएगा। ठीक है, ये बात यहाँ लिखी जा रही है। अगर आपको जानना है मजीद इस केस के बारे में तो आप इस केस के ऊपर भी अलग से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मूव ऑन करते हैं। ग्रांटिंग अ पैराडॉन ड्यूरिंग अ ट्रायल, सेक्शन 338।
अब सेक्शन 338 में क्या बताया जाए, सेक्शन 338 में बताई जा रही है अथॉरिटी कि भाई कौन सी अथॉरिटी बताई जा रही है, ठीक है। पहले हमने जो पिछली हेडिंग्स पढ़ी थी उसमें भी पहले यहाँ पे आया हुआ था सेक्शन 337, तो उसमें भी ऑब्वियसली सेम टू सेम यही हेडिंग लिखी थी, तो वैसे ही सेम टू सेम है अपने हेडिंग इसमें भी देनी है ताकि आपको याद रखना मुश्किल ना पड़े, इसलिए मैंने काफ़ी सारी हेडिंग थोड़ी इजी करके रखी हैं ताकि याद रखना इजी हो। तो सेक्शन 338 में भी वही सेम हेडिंग देके आपने बताना है द हाई कोर्ट और द सेशन कोर्ट ट्राइंग द केस कैन ग्रांट अ पैडॉन, यानी कि जो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट है वो भी पैडॉन दे सकती है, माफ़ी दे सकती हैं, ठीक है। उसके साथ ऑफिसर इंचार्ज यानी कि जो मैजिस्ट्रेट है ऑफ द प्रोसिक्यूशन ऑन ऑर्डर्स फ्रॉम दोज कोर्ट्स कैन ऑल्सो ग्रांट अ पैडॉन, यानी कि जो ये कोर्ट है ना हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट, ये दोनों कोर्ट जो मैजिस्ट्रेट को यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ऑर्डर देंगे कि भाई फलां बंदे को पैडॉन कर दो, तो ये उनको पैडॉन कर देगा यानी कि माफ़ कर देगा सज़ा से। टाइमिंग और रिक्वायरमेंट सेम टू सेम वैसे ही इसमें रिपीट हुई, इसमें लिखा है पैडॉन कैन बी ग्रांटेड एट एनी टाइम बिफोर द जजमेंट इज अनाउंस, यानी कि आप जजमेंट अनाउंस करने से पहले किसी भी वक्त पैडॉन दे सकते हो यानी कि माफ़ी दे सकते हो। रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, द ट्रायल मस्ट बी ऑन गोइंग, यानी कि जो पैडॉन है आप तभी दे सकते हो जब वो ट्रायल ऑन गोइंग हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट है द कंप्लायंस मस्ट बी विलिंग टू प्रोवाइड अ फुल एंड ट्रूथफुल स्टेटमेंट, यानी कि जो कंप्लायंस है, जो बंदा कहता है भाई मैं कंप्लायंस बनने के लिए तैयार हूँ या अप्रूवर बनने के लिए तैयार हूँ, वो विलिंग हो इस चीज़ पे, यानी कि इस चीज़ को मान जाए कि वो जो भी गवाही देगा वो ट्रूथफुल स्टेटमेंट में देगा, यानी कि कोई भी झूठी गवाही नहीं देगा, ठीक है। ये चीज़ भी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखी है अ पैडॉन कैन नॉट बी ग्रांटेड फॉर क्राइम्स लाइक मर्डर विदाउट विक्टिम्स फैमिली, यहाँ पे सेम बात वही लिखी है कि क्रिमिनल केस या सॉरी मर्डर केसेस पे पैडॉन नहीं दिया जाएगा, सिर्फ वही लोग पैडॉन दे सकते हैं मर्डर केसेस पे जो विक्टिम की फैमिली होगी, ठीक है, या उनके वारिस होंगे। नेक्स्ट हेडिंग इज ट्रायल ऑफ अ पर्सन हु वाज ग्रांटेड अ पैडॉन, यहाँ पे सेक्शन 339 अब आ जाता है। यहाँ पे लिखा है इफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर बिलीव्स द अप्रूवर हैज़ नॉट फुलफिल्ड द कंडीशंस ऑफ द पैडॉन द अप्रूवर कैन बी ट्राइड फॉर द क्राइम अगेंस्ट, यानी कि अब अगर जो अथॉरिटी यानी कि जो मैजिस्ट्रेट है, जो क्रिमिनल मैजिस्ट्रेट यानी कि जज है, जज साहब को जब लगे कि भाई ये जो अप्रूवर बना है यानी जो ये जो बंदा है जिसको हमने अप्रूवर बनाया या कंप्लायंस बनाया है, ये बंदा सही से हमारे कंडीशंस पे नहीं उतर रहा, तो ऐसी सिचुएशन पे इस अप्रूवर को यानी कि इसी बंदे को दोबारा से उसी क्राइम के ऊपर सज़ा मिलेगी जिस क्राइम के ऊपर इसने कहा था कि हाँ मैं गवाही दे दूंगा, आपको माफ़ कर दिया जाएगा, इसको सज़ा से माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ये ठीक ना हुआ, कंडीशंस के अकॉर्डिंग ना चले, तब इसको उसी सज़ा के ऊपर दोबारा से पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक हो गया। द अप्रूवर मस्ट बी ट्राइड सेपरेटली फ्रॉम अक्यूज इंडिविजुअल, और जो अप्रूवर है ना इसको उन लोगों से डिफरेंट सज़ा मिलेगी जिसको इसने अपने खिलाफ गवाही दी थी, ठीक है। ये बात यहाँ लिखी है। अब इसका क्या प्रोसीजर होता है, इसमें लिखा है द कोर्ट विल आस्क द अप्रूवर इफ दे हैव फुलफिल्ड द पैडॉन कंडीशंस बिफोर टेकिंग एविडेंस, तो यहाँ पे ये बताया जो कोर्ट है ना वो पहले अप्रूवर को देखेंगे कि भाई कि ये बंदा ठीक है कि नहीं, तो कोर्ट यानी कि जो मैजिस्ट्रेट है जज है वो इस अप्रूवर से कहेगी कि आप पैडॉन के कंडीशंस फुलफिल करते हैं कि नहीं, पहले पैडॉन की कंडीशन फुलफिल करते हैं कि नहीं, फिर वो कहेंगे कि हाँ एविडेंस दें हमें इसके खिलाफ, उस बंदे के खिलाफ, ठीक है। इफ़ द अप्रूवर क्लेम्स दे हैव मेट द कंडीशन द कोर्ट विल प्रोसीड विद द ट्रायल एंड डिटरमिन इफ दे हैव कंपाइल्ड, पहले कंडीशन को वो मान जाएगा अप्रूवर, जब वो मान जाएगा ना फिर कोर्ट खुद फिर इस अप्रूवर की कंडीशन मानने के बाद ना खुद सारे प्रोसेस को कंटिन्यू करेगी, ट्रायल को कंटिन्यू करेगी और फिर देखेगी कि इस बंदे की जो कंडीशंस इसने जो मानी है हमारे साथ मैच हो रही हैं कि नहीं, ठीक है, क्या इसने गवाही जो दी थी वो सही थी कि नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहा था, ये सारी चीज़ें देखेगी कोर्ट। द अप्रूवर स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट देम, यानी कि जो भी स्टेटमेंट देगा ना अपने मुंह से निकालेगा, जो भी बात, जो भी गवाही देगा, जो भी लफ्ज़ निकलेगा वो इसके खिलाफ भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो अप्रूवर को जो भी बात करनी है सोच समझ के बोलनी होगी। इफ़ द कोर्ट फाइंड्स दैट द अप्रूवर हैज़ कंपाइल्ड दे विल बी एक्यूटेड, अब ये कह रहे हैं कि जब कोर्ट को पता चल जाए कि भाई जो अप्रूवर है वो सही बंदा है, ठीक बंदा है, तो उस बंदे को फिर कोर्ट एक्यूट कर देगी, कह देगी भाई ये बंदा ठीक था, इसने कोई गलती नहीं की, ये बंदा ठीक है, इसने जिसके खिलाफ भी गवाही दी है वो बंदा गलत था, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, इसको नहीं मिलनी चाहिए। तो कोर्ट क्या करेगी, उस बंदे को एक्यूट कर देगी। एक्यूट के ऊपर मैंने पूरी की पूरी वीडियो बनाई है, आप उधर से जाके देख लें एक्यूट का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक्यूट का मतलब है उसको उसकी सज़ा माफ़ करके उसको निकाल देना, केस ख़त्म कर देना, ठीक है। एक्यूट के ऊपर आप पूरी वीडियो देख लें। एविडेंस फ्रॉम एन का कंप्लायंस, यहाँ पे अब आता है आर्टिकल 16, वही कानून शहादत वाला, तो आपने अब इसको भी समझ लेना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16 ऑफ कानून शहादत
कोर्ट कैन एक्सेप्ट इन अ कंप्लायंस स्टेटमेंट बट इट शुड बी सपोर्टेड बाय अदर एविडेंस। यहाँ पे इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो QSO में मौजूद है, यानी कि कानूनी शहादत में जो मौजूद है, ये आर्टिकल हमें ये बताता है जो कोर्ट है वो कंप्लायंस की सारी बातें और स्टेटमेंट्स को एक्सेप्ट तो करेगी, लेकिन वो जो बातें हैं, जो स्टेटमेंट हैं, वो एविडेंस के साथ होनी चाहिए। यानी कि वो स्टेटमेंट्स ऐसी, यानी कि स्टेटमेंट में, यानी कि जो कागज़ में जो भी सच लिखेगा, जो भी बातें बोलेगा या रिकॉर्ड कराएगा, उसके साथ कोई एविडेंस होना चाहिए ताकि कोर्ट्स को यकीन हो जाए कि भाई जो भी बातें बोला सही बोला है। हदूद यानी कि इस्लामिक क्रिमिनल लॉ एंड किसास यानी कि रिटेलिएशन केसेस, एविडेंस फ्रॉम अ कंप्लायंस अगेंस्ट को एक्यूज इज़ नॉट एडमिसिबल। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस्लाम के अंदर और किसास के अंदर जो भी एविडेंस कंप्लायंस देगा ना अपने साथियों के खिलाफ, उसको एडमिसिबल नहीं समझा जाता। ये बातें यहाँ लिखी हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे आपने एक लीडिंग केस भी देना है। उस लीडिंग केस एक नहीं है, यहाँ पे तकरीबन 3 केसेस हैं। ये तीनों केसेस के लीडिंग केसेस आपने देने हैं, ठीक है। सम नोटेबल केसेस वेयर अ कंप्लायंस वर यूज्ड इंक्लूड नंबर 1 स्टेट वर्सेस जिए भुट्टो जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो पूरा आप लिख दीजिएगा, अगर पूरा नहीं लिखा जाए तो जिए लिख दें। दूसरा केस है हमारे पास स्टेट वर्सेस नवाज। थर्ड इज स्टेट वर्सेस फजलुल हक। अब हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं, इनमें से कंप्लायंस कौन बंदा बना था और उसने क्या किया। जो स्टेट वर्सेस जिया भुट्टो का जो केस था ना, इसमें मिस्टर मसूद महमूद या हाँ महमूद जो थे वो कंप्लायंस बने थे और इसने जो है गवाही दी थी और लीडिंग टू अ कन्विक्शन, यानी कि इसने गवाही दी थी। उस गवाही देने से क्या हुआ, जो बाकी के साथी थे उनके ऊपर सज़ा लग गई, ठीक है। इसने फंसा दिया उन बंदों को। दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे केस में नवाज शरीफ का ये केस था स्टेट के साथ। इसमें मिस्टर अमीन उल्लाह चौधरी जो थे वो कंप्लायंस बने थे और इसके कंप्लायंस बनने से क्या हुआ कि बाकी के जो साथी हैं उन पर कन्विक्शन लगी। और कन्विक्शन का मतलब है कि उन पर इल्ज़ाम लग गया, ठीक है, क्योंकि इसने गवाही दी थी उनके खिलाफ और उनको जेल हो गई। तीसरे केस में क्या हुआ, तीसरे केस में है तीसरा केस है स्टेट वर्सेस फजलुल हक। इसमें मिस्टर बादरी बिकम एन कंप्लायंस, यानी कि जो मिस्टर बादरी वो कंप्लायंस बने। इनके कंप्लायंस बनने से क्या हुआ कि उन्होंने किसी मर्डर के ऑफेंस या क्राइम के ऊपर इन्होंने कंप्लायंस दे दी, जिससे क्या होगा कि अल्लामा आरिफ उल हुसैनी जो है ये जो है इसमें फंस गए थे क्योंकि इन्होंने इनके खिलाफ गवाही दे दी थी, ठीक हो गया। ये जो थी ये आपने केस लॉज लाजमी लिखने हैं। मैंने खुद भी ये पेपर अटैम्प्ट किया था तो मैंने भी ये सारे केस लॉज लिखे थे पेपर के दौरान भी। कंक्लूजन में आपने सारा कुछ ऊपर लिखा है, उसको शॉर्ट करके आसान करके लिख देना अपने हिसाब से। तो मैं इसको पढ़ भी देती हूँ आपके सामने। अ पैरडॉन में भी ग्रांटेड टू एन कंप्लायंस इन एक्सेप्शनल केसेस, यानी कि पैरडॉन को आप पैरडॉन दे सकते हो कंप्लायंस को, लेकिन किसी खास केसेस के अंदर, ठीक है। वेयर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द अक्यूज अदरवाइज, यानी कि वो जो केसेस होंगे ना खास, वो केसेस होंगे जिसमें गिल्ट जो है, यानी कि जो पार्टी है जो फंसी हुई है उनके खिलाफ कोई गवाही मौजूद नहीं है, कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, सिर्फ उन्हीं केसेस पे आप कंप्लायंस बना सकते हो और पैरडॉन दे सकते हो, यानी कि माफ़ी दे सकते हो। एंड कंप्लायंस टेस्टिमनी इज इंपॉर्टेंट बट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 129B ऑफ कानून शहादत इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय अदर एविडेंस टू बी क्रेडिबल। यहाँ पे ये कहना है कि कंप्लायंस जो है इसकी जितनी भी टेस्टिमनी, यानी कि जो भी गवाही देता है रिटन फॉर्म में ओरली, वो जितनी भी गवाही देते हैं वो मानी तो जाएगी CRP से, लेकिन जो आर्टिकल 129B ऑफ कानून शहादत है वो तभी इन चीज़ों को मानेगा जब उन टेस्टिमनी और स्टेटमेंट्स के साथ एविडेंस मौजूद होगा, ठीक हो गया। बस यही बातें यहाँ लिखी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।